गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम आप सब लोगों को ऐसे प्रगतिशील किसान के यहाँ पर लेकर आए हैं जो बानसूर के नांगल हाउसिंग के पास में स्थित है और इन्होंने परंपरागत खेती को के साथ में नए नवाचार किए और इन्होंने मुर्गी पालन को अपनाया। पोल्ट्री फार्मिंग के साथ में इन्होंने एक आदर्श तरह के जो शेड स्थापित करके और आज ये अपनी आमदनी को किस प्रकार कई गुना आगे बढ़ाकर और अपनी खेती में नवाचार करके ये कृषि में नवाचार के माध्यम से आज एक प्रगतिशील किसान बन पाए हैं। इसी कहानी को फिल्मांकन करने के लिए गांववाणी टीम ने आज इनकी जो शेड है उसके ऊपर, इनके फार्म हाउस के ऊपर आकर और इसे फिल्मांकन का कार्य किया है। ऐसे किसान जो नवाचार करना चाहते हैं, उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण, समझ नहीं होने के कारण वो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए यह प्रगतिशील जो फार्मर है छीतरमल जी मददगार साबित होंगे। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के जो पशु पालन विशेषज्ञ श्रीमान अरविंद कुमार जी भी हमारे साथ आज इस फार्मर के यहाँ पर हैं और हमें इस फार्मर से मिलने का मौका मिला और साथ में यह भी जानने को मिला कि किस प्रकार इस तरह के नवाचार करके किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम गांववाणी के इस स्टूडियो के कार्यक्रम में आप सब लोगों को लिए चलते हैं छीतरमल जी के यहाँ पर। कृषि और पशुपालन से समाज में हुई परिवर्तनों की कहानियां, जो सफलता की जो कहानियां हैं, हम यहाँ छीतरमल जी जो कि आईटीबीपी से रिटायर्ड हैं हवलदार की पोस्ट पर, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने ही गांव की भूमि पर आकर और कुछ नया कर गुजरने की एक मिसाल कायम की और ठाना कि कृषि में मुनाफे का सौदा नहीं था। आज लगातार जोत खेती में कम होती जा रही है और पैदावार में जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। इस चीज़ को सही रूप में, एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमान छीतरमल जी मीणा ने यहाँ अपने पोल्ट्री फार्म का सेटअप किया। आरंभ में इन्होंने एक टीन सेट लगाया जो आप पीछे ये देख रहे हैं, और छोटे से इन्होंने अपनी आमदनी के हिसाब से इसे आरंभ किया। आज यहाँ इनके पास 4 बड़े टीन सेट हैं और इनमें लगभग 10,000 की क्षमता इनके पास है, जिसमें ये यहाँ 10,000 पक्षियों को रख सकते हैं एक साथ। और अभी इन्होंने 3 दिन पहले एक पूरा बैच कंप्लीट इन्होंने निकाल कर भेजा है। तो चलिए हम चलते हैं छीतरमल जी के पास में, और जो हमारे साथ में बैठे हैं, साथ में हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी। तो हम साझा करते हैं बाकी किसानों के लिए इनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि इन्होंने किन परिस्थितियों में संघर्ष करके और आज ये इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं, सशक्त बने हैं, आत्मनिर्भर बने हैं। जहाँ खेती को लोग एक मुनाफे का सौदा ना होकर घाटे का सौदा मान रहे थे, उसी कम भूमि में मान के चले कि लगभग 1 बीघा ज़मीन में इन्होंने अपना ये सेटअप किया है, जहां सालाना 1 बीघा ज़मीन से अमूमन 25 से 30 हज़ार रुपये एक किसान कमा पाता था। लेकिन आज इन्होंने अपनी मेहनत से, नए नवाचार से, खेती में इन्होंने नया नवाचार किया कि खेती के साथ इन्होंने अपने यहाँ पर पोल्ट्री फार्म की स्थापना की और इसी के माध्यम से इन्होंने काफ़ी अच्छी आय भी अर्जित की है। और यही नहीं, आसपास के लोगों से भी, लोग भी इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और इनसे मिलकर वो भी इस व्यवसाय की बारीकियों को सीख रहे हैं। इसी अनुभव को एक दूसरे से साझा करने के लिए एक योजक कड़ी के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर और युवा जागृति संस्थान ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी है कि बानसूर में ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने अपने संघर्ष करके और एक मुकाम पाया है, उनकी कहानी पूरे विश्व में, पूरे भारत में लोग उन्हीं की जुबानी सुने। तो लिए चलते हैं हम आपको छीतरमल जी के पास में, जो अपनी ही कहानी, अपनी जुबानी आप सभी किसानों के साथ साझा करेंगे। श्रीमान छीतरमल जी। आईटीबीपी से रिटायर हूँ, हवलदार से पेंशन आया हूँ, और आने के बाद मैंने देखा कि घर की स्थिति कुछ कमज़ोर है, तो बच्चे सेट नहीं हुए थे। तो बच्चे सेट नहीं होने के कारण कि यार बच्चे पढ़ते भी रहें और सेट भी हो जाएं, इस कारण से उनको सेट करने के लिए मैंने बोला भाई कुछ फार्म उनको क्या कर लें जी। बोला कर लें। तो करने के बाद भाई मेहनत तो तुम्हारे करना ही पड़ेगा, पैसा तुम्हें लगा दूंगा परंतु मेहनत तो करना पड़ेगा। बोला हम तो नहीं देते हैं। तो मैंने एक साइड वाला फर्स्ट पोर्शन खड़ा किया और उसको करने के बाद हमने इसको शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद मैंने बोला कि भाई देख, मेरे को पैसे चाहिए नहीं, तुम इसके पैसे दूसरे में डालो। तो जैसे
ये इसका हुआ 2 साल लगी या साल भर लगा, जैसे किया तो उन्होंने पैसा अच्छा कमाया और अच्छी मेहनत की। जी। मेहनत करने के बाद में उन्होंने बोला कि पापा हमारे पास पैसा हो गया, और दूसरा कर लेते हैं। तो हमने पत्थर लगवाए, इसी बिजनेस को और बढ़ा दिया। उसके बाद में सच करके फिर तीसरा कर दिया। इसी हालत में हमने 4 फार्म बढ़ा दिया। फिर मैं भाई इसमें साइडों में पेड़ पाड़ लगाओ, पौधे पात लगाओ, तो पौधे भी इसी कारण से ला के कहीं से खेतों से निकाले, कहीं से अपने बाहे, तो ये थोड़ा बीज डाले तो अपने आप। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये नहीं देखी, जो अपने जो मुर्गी पालन के लिए सेट बनाया है, इसके चारों तरफ आपने ये पौधे लगा रखे, तो इन पौधों से आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा होता है इससे? इनसे फ़ायदा क्या है, एक तो अच्छी छाया देते हैं, अच्छा, दूसरी हवा शुद्ध आती है जी, और इनके लकड़ी उकड़ी ये भी काम आ जाते हैं। हाँ, मतलब तापमान को कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं गर्मी में। अब जैसे खेतों में काम करते हैं, थोड़ी देर काम करेंगे, आकर बैठ जाएं, आराम कर लें, तो हर चीज़ में मतलब सहायता देते हैं। पेड़ तो अच्छी चीज़ है, पेड़ लगाना तो बहुत बढ़िया बात है। यदि कोई लगा सके तो ठीक है, नहीं लगाए अपनी इच्छा है। पेड़ तो काटना भी नहीं चाहिए, लगाना ही चाहिए। इससे आगे के लिए बारिश भी होती है, वातावरण शुद्ध होता है जी, और इन चीज़ों में अच्छा है। पौधे वादे लगाए, अब पानी तो साफ देना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल। तो अपने बोर लगा रखा था, और उससे पानी, जैसे गर्मी है इस लोन में पानी छोड़ते हैं, अच्छी लोन हो जाती है। बाहर से कोई यदि मतलब शादी ब्याह हो, वो लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक कुंड जैसे बना रखे पानी के लिए जी, तो इन पानी का दोनों फार्मों में सप्लाई होती रहती है, और जब भी बीच में होता फिर जी। अच्छा शीतलमल जी, आपको 5 से 6 साल का अनुभव है, तो अब आप किसान भाइयों को ये बताएं कि जो भी मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करें और कहाँ पर, किस स्टेज पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उनको नुकसान ना हो। जो कई बार लोग गलतियाँ कर जाते हैं, उनको नुकसान होता है, तो अपने बिजनेस को उन्हें बंद करना पड़ता है। गलती तो इसमें यही है कि मतलब साफ़ सफाई करें जी, मतलब इनके जो ये है खाद ना, उसको अच्छी तरह साफ करें। साफ करने के बाद में इसमें दवाई छिड़के जी, दवा छिड़के मतलब कीटनाशक दवाई दो, कीट खत्म हो जाए तो उनका कीटाणु ना उनको डाउन कर दो, पौधों को डाउन करने के बाद में उसको 2 दिन रहने दो, उसकी गैस बनती है, गैस बनने से कीटाणु मर जाते हैं। फिर उसके बाद में इसकी झाड़ू निकलाओ, झाड़ू निकलाने के बाद अपने मट्टी गिरवा दो, फिर शुरू हो जाएगा, नया बैच ले आओ, और बैच आते ही फिर बाद में 8-10 दिन में परेशानी आती है। हाँ, थोड़ा 8 से 10 दिन तक उनकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद में उनमें मरने की संख्या या ये सारे कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें टीकाकरण आप किस किस टाइम पर करवाते हैं? टीकाकरण छोटे बच्चे में करवाते हैं, लमसम 100 ग्राम का बच्चा, 100 ग्राम का बच्चा, छोटा बच्चा था ओनली 60 ग्राम का बच्चा। हाँ, 50 से 60 ग्राम के लगभग उसकी वजन होता है। तो उस टाइम टीकाकरण करते हैं जी, तो हम खुद ही कर लेते हैं, हमें डॉक्टर नहीं होता। कैसे करते हैं आप टीकाकरण? उसके बच्चे को पकड़ा, उसकी गर्दन। इंजेक्शन के लिए किस तरह का इंजेक्शन आप लगाते हैं? कोई विशेष तौर से है कि उसमें है एक बार भरा और कई बार लगाते रहते हैं उसको? मतलब वो होता है, वो एक गन की तरह होता है, उसमें आपने लोड किया उसको और एक बंदा पकड़ाता गया और उसकी गर्दन में आप लगाते गए, ठीक है? उसकी फिक्स डोज रहती है उसमें, तो इस तरह से उनमें टीकाकरण हो जाता है। हिसाब से किसान खुद से कर सकता है इसको, आसानी से सकता है, ऐसी बड़ी तकनीक नहीं है ये, थोड़ा सीखना पड़ता है, नहीं लगे तो सीधा। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, तो आगे फिर और कैसे आप उनको दाना आहार में देते हैं? दवाइयाँ कई बार देना पड़ता है, कंपनी देती है दाना तो लाकर अपने को। अच्छा, सुगना कंपनी से हम सेट है, जुड़े हुए। हाँ, सुगना कंपनी अच्छी कंपनी है वैसे जी, और उन दाना देती है और दवाइयाँ देती है। कुछ दवाएँ हम ले लेते हैं कि कभी कमी बेसी हो जाती है, तो आप अपनी तरफ से भी लेके आते हैं? सब ये मरने जब लग जाते हैं बच्चे तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है और नुकसान बहुत होता है, हमें भी होता है, तो इसलिए लेते हैं। और इनको दाना के मतलब सुबह ही 7-8 बजे एक बार डालते हैं। अच्छा। पानी चलता रहता है, पानी की कोई कमी नहीं रहती जी जी, तो पानी अपने आप चलता है। और उनके में क्या बोलते हैं इसको, दाना 8 बजे और शाम को 4 2 बार दाना डालते, दिन में 2 बार दाना डालते, बाकी बार दाना नहीं डालते इनके। अच्छा। तो बर्तन बने हुए उनको डाल देते, बीच में 6-7 दिन में हर बर्तन को साफ करना। सफाई जरूरी है, सफाई बीमारियों से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सफाई का विशेष ध्यान रखें। वो तो करना पड़ता है, क्योंकि उनको साफ करें कि जानवर हैं, पैर मार देंगे, उड़ के चल जाते हैं, उनके एक या पंख गिर जाते हैं, तो बिल्कुल साफ करें। अपने एक बर्तन लिया और वहीं साफ हो गए, उसमें डाल देते हैं, उसके बाद जी। अच्छा, इसमें इसका जो आपने बाड़ा तैयार किया है, अगर हम बात करें कि 5000 बर्ड्स किसी किसान को रखना है,
तो उसके लिए जो बाड़ा तैयार होगा उसमें लगभग कितनी लागत लग जाती है? लगभग 5,000 का करेंगे ना तो उसमें तो मतलब 7-8 लाख रुपए 7 से 8 लाख रुपए उसका खर्च आ जाता है। उसके बाद में जो कंपनी है वो चूजे, दाना और सारे आइटम कंपनी उपलब्ध फ्री करवाती है देती है। वो अपने आप ही कंपनी में से होंगे, मतलब इसमें नहीं तो लोन उठता जी। है और नहीं वैसे ये खुद के पेमेंट से होता खुद है के पेमेंट पर। और कंपनी अपने को दाना और बच्चा देगी, बीच में संभालेगी। जब कितने दिनों तक आप इनकी देखभाल करते हैं, फिर कंपनी इनको वापस यहाँ से आपसे ले लेती है? हम लमसम में यहाँ तो 40 दिन करते हैं, 35 से 40 दिन 35 से 40 दिन तक आप इनकी देखभाल करते हैं। बच्चे मरने लग जाते हैं ना जी। पहले दे देते हैं सब बच्चे मर रहे हैं अच्छा, और अच्छा। आप इनको ले जाओ, ले तो वो आएंगे और देखेंगे। उनका डॉक्टर आता है, डॉक्टर आता है तो देखता है किस बीमारी से मर रहा है। हाँ, उसका पोस्टमार्टम करते होंगे, बिल्कुल। उसकी एक पहचान को करते चेक होंगे करते कि हैं। समस्या क्या है, उसके बाद में उनका इलाज करना आसान हो जाता है। अच्छा चित्रमल जी, एक चीज़ और बताइए, बिजनेस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो पेमेंट आपको मिलता है वो किस बेसिस पर है? जैसे जो भी आपका चाहे कमीशन हो या देखभाल करने की जो आपको वो मेहनताना देते हैं, उसको कैसे देते हैं? जैसे आपने 35 से 40 दिन तक पक्षियों की देखभाल की, फिर यहाँ से वो लेके गए, तो कितने समय के बाद आपको पेमेंट हो जाता है? मतलब इसका पेमेंट का ऐसा है, हम यहाँ से उनको दे देते हैं बच्चों जी। देने के बाद हम कांटे पर लाते हैं, कांटे पे चलाए जाते हैं, पर्ची एक उनको चल जाती है, एक आपके हमारे पास आ जाती है। उस कांटे के हिसाब से उनका परसेंटेज होता है, जैसे 12% हुआ, हाँ, जो भी % हुआ, वो हमारे खाते में जाता है। जी। हाथ में नहीं देते हाँ, पैसे, कैश नहीं देते, वो हाँ, अकाउंट में आ खाते में जाता जाता है, खाते में जाएगा, उसके 5-7 दिन बाद निकल। जी। तो मतलब आपको लगभग 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट हो जाता है। तो पेमेंट से संबंधित कंपनी से कोई ऐसी शिकायत नहीं होती है, वो टाइमली आपको पेमेंट दे देते हैं? बिल्कुल टाइमली देते हैं, कोई शिकायत नहीं कंपनी से। जो भी उनको शिकायत जब कर देंगे हम यहाँ से कि सब बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो तुरंत आएगा डॉक्टर जी, फटाफट आएगा और देख कर लाएगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कोई भी किसान कहते हैं ना कि आजकल जनसंख्या बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, और किसान के पास जो कृषि योग्य भूमि है वो लगातार बंट रही है परिवारों में, हाँ, सही बात तो है, उसके पास ज़मीन कम हो रही है। तो आपका क्या अनुभव है कि 1 बीघे ज़मीन से जो किसान एक साल में कितनी इनकम ले सकता है, और जो आपने ये मुर्गी पालन किया है इससे एक साल में आप कितने बैच निकाल देते हैं, और एक साल में टोटल आपको कितनी आय मिल जाती है? 9-10 बैच निकलते हैं। 9 से 10 बैच आप एक साल में निकाल देते हैं, और एक बैच में औसतन आपको कितना पैसा मिल जाता है? उनका कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, फिर भी आप अगर रेंज में बताएं कि 50 से 60 हज़ार रुपये या 80 से 90 हज़ार रुपये, जो भी आपको एक साल एक बैच का मिल जाता हो। मतलब इनका 30 हज़ार मान लो आप, लमसम ना 30 सारे खर्चे निकालने के बाद आपको खर्चे तो अभी 2 लड़के जो नौकरी करते हैं, नौकरी करके 20,000 रुपये तो उनके जाएंगे। बिल्कुल और सही, फिर खाने पीने का उनका प्रबंध हमारा है, बिल्कुल। तो उनके लिए तो होगा। तो ये लमसम करके मतलब 1 लाख रुपये बच जाता है। 1 लाख रुपए एक बैच का, मतलब 40 दिन में आपको 1 लाख मतलब रुपए। 40 का तो लमसम 1.5 महीना हो जाता है। हाँ, 1.5 महीना हो जाता है, ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल। साफ सफाई होगी, फिर 10 दिन खाली भी रखना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। तो एकदम ही निकालते ही थोड़ी ना वो एक टाइम होता है ना, आपको 7 से 10 दिन तक लगभग उसको खाली रखना पड़ता है, ताकि अगले बैच के लिए वो फिर से तैयार हो जाए। मतलब उनमें नुकसान ना हो पाए, उस चीज़ से बढ़िया है वो। थोड़ा पानी शुद्ध हो जाए और क्लियर होने के बाद हम तो इसका मतलब है कि एक बैच को निकालने में आप 90 से 1 लाख रुपए तक आप कमा लेते हैं, और अगर शुद्ध मुनाफे की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये महीना आराम से आपका बच जाता है, आपका अपना मेहनताना सब कुछ निकालने के बाद। मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो बिल्कुल, कोई भी काम करेंगे आपको मेहनत की आवश्यकता हर जगह होती है। तो किसानों के लिए आपका क्या संदेश होगा कि आजकल काफ़ी किसान कहते हैं कि जो कृषि है ये व्यवसाय फ़ायदे का व्यवसाय नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें तो ये है मतलब जो पढ़े लिखे हैं या वैसे अनपढ़ हैं, अनपढ़ों का भी काम है, काम कर सकते मतलब कर सकते हैं आराम से। बच्चों को दाना तो डालना है, उनको सफाई तो करनी है, और धीरे काम करते करते उनको अनुभव भी हो जाता है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। वो काम करते रहें, और खेती से तो अच्छा मैं तो यही बोलूँ कि फार्म खोल लें तो अच्छी बात है। अच्छा, कैसा मतलब खेती में हमारे 1 बीघा में बचत कुछ भी नहीं है। तो मेरे यहाँ 30 बीघा पक्की ज़मीन है, अच्छा, तो मैंने तो ये सोचा ये बड़ी हरी ज़मीन में क्या करेंगे हम। बिल्कुल। अब बताओ, ये बाजरा नहीं लेगा, बाजरा नहीं लेगा तो ये 1 बीघा में
8-10 हज़ार का हिसाब किताब बनाया। बाद और कितनी लगी, उसमें खाद आया, फिर बीज आया, अब वो पट्टा हो गया। अब क्या करना है? सही, नुकसान हो गया उसको। कुछ भी नहीं हुआ तो खाली खेत पड़े हैं। अब बताओ 10 हज़ार का नुकसान, 10 हज़ार फायदे का, अब 10 हज़ार और लगाओ बाद में। चलो 10 नहीं तब तो 5 तो होगा, बाद और तो नहीं लगेंगे इतनी, पर फिर भी तो होगा ना हिसाब किताब। इसका मतलब आपका कहना ये है कि किसान को सिर्फ कृषि पर ही निर्भर नहीं रहना कृषि का चाहिए, कर लो, साथ ही साथ उसको पोल्ट्री फार्मिंग है या बकरी पालन है या गाय भैंस है, पालन वो है, सारी ये चीज़ें करना चाहिए। तो अगर एक व्यवसाय से उसे कोई नुकसान भी होता है तो दूसरे व्यवसाय से उसकी भरपाई हो सकती है। ना उनमें रखो, जैसे फार्म कर लेंगे, फिर उसके गाय भैंस भी रखो, उसमें क्या है। और इनसे जो खाद निकलती है उसका भी आप अपने खेतों में उपयोग करके अच्छी फसल ले सकते हैं। खाद तो अपने तो इतना कहाँ डालेंगे, वो तो फिर खत्म कर देगा खेती को। हाँ, इसमें तो बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, इसलिए आपके लिए ये भी एक इनकम का सोर्स है कि आप दूसरों को बेच सकते हैं इसको। हाँ बेच दो, क्या है, अपने फालतू है तो उसमें जैसे जितनी आवश्यकता है उतना आपने यूज कर लिया, उसके बाद में आपने ये तो एक साल में हमारे मतलब 3 साल में एक बार पड़ता है, फिर तो खत्म कर देगा सब कुछ। मेरी खुद की ऐसा है कि मैं पहले 30-35 कट्टे लाया करता था, अब उसमें मैं तो अभी 8-10 कट्टों में। हाँ, उसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। तो ये भी एक किसान के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि अगर वो इस तरह के बिजनेस करता है, मुर्गी पालन करता है, तो अपनी कृषि में भी वो जो खर्चे होते हैं उनको कम कर सकता है। हाँ एकदम बढ़िया है, अच्छा है इसमें काम ना, जो भी है तो इनमें जितना पैसा लगाए उतना अपना लेगा। ऐसा मतलब एक झटका लग सकता है, हो सकता है कोई बीमारी है, तो वो तो घबराना नहीं घबराने की जरूरत है। और अगली उनका और बार देखो, नेक्स्ट टाइम आप जो गलतियां हुई हैं उनको संभालो और अच्छे से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। सही। तो चित्रमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हम लोगों से साझा किया और मुझे लगता है आपके अनुभव से अपने पूरे देश के बहुत सारे किसान भाई इस बिज़नेस को जो स्टार्ट करना चाहते हैं इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारी अगर जो हम उत्पादन करते हैं उसमें अगर हमने खर्च कर लिया तो एक तरह से हमने अपनी इनकम को बढ़ा लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कर रही है, तो उसके लिए आप लोग उसका फ़ायदा उठाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पोल्ट्री का बिजनेस विशेष तौर से ये, इसमें टेम्परेचर मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने तापमान को मेंटेन नहीं कर पाए, चाहे वो सर्दियों की बात हो चाहे गर्मियों की, सर्दियों में टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ता है, उसमें आप बल्ब या हैलोजन जो भी लगाते हैं वो लगाते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में आपको ये फॉगर और ये सारा करना पड़ता है। इसे आपने ये जो सिस्टम डेवलप किया है, चारों तरफ आपने पौधे लगा दिए, तो इससे क्या है, टेम्परेचर बहुत ईजी है आपके लिए कंट्रोल करना। अब जो वैसे तो जो एकदम खुले में लगाते हैं, ये जो आपने काम किया है इसमें कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक ही है। ये जो है, ये दोनों चीज़ों से बचाता है। जो ये पुआल होती है, ये ना तो गर्मी अंदर जाने देगी और ना सर्दियों में टेम्परेचर अंदर का कम करने देगा, तो ये दोनों सीज़न के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। पीछे भी गिरा तो इसमें वो तो उठ गए। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि वैज्ञानिक वहाँ लैब में बैठा वही सब कुछ कर सकता है। किसान के दिमाग में आइडिया आ गया, उसने कोई काम अच्छा कर लिया, तो पीछे जिस टाइम बाजरा कर भी सकती होगी उस समय उसको डाल देते हैं। इस टाइम गिर दिया भाई, क्या करें, 100 रुपये में क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा है। तो यही सोचने की ज़रूरत होती है कि बिज़नेस में हमें किस टाइम कौन सी चीज़ खरीदनी है, कैसे हम काम कर सकते हैं, और अपने आसपास लोकल में जो चीज़ें उपलब्ध है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। अब ये तो संभव है नहीं किसान के द्वारा कि एसी लगा दे पूरा, इतना तो बना नहीं सकता इतना, फिर भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी इनकम बढ़ानी है ना, हमारा मेन उद्देश्य वो होना चाहिए। जिन पंखे लगा रखे हैं, हाँ नहीं, पंखे वो ठीक है, सारी चीज़ें जितना संभव है। फिर में जैसे पानी चला जाए फवारे चला 2 घंटे खूब आराम से, बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन रहे। नीचे टपकने लग गया, जब फवार चलाएंगे जब इनको शायद नीचे कर देंगे क्योंकि पानी अंदर चल जाएगा। और आपके यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना इसलिए ईजी है, ये जो पौधों वाला आपने किया है ना, ये नेचुरल है, इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये छाया दे रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या है, पोल्ट्री फार्म में कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये पेड़ पौधे पास में ही हैं, तो जो ऑक्सीजन उनको चाहिए वो मिलती है, उनसे मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो भी ये शुद्ध कर देते हैं तुरंत। तो इसलिए ये भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है, जहाँ पर हम इस टाइप का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे हम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, है ना। तो सफलता की कहानी में ये एक और रोचक तथ्य, रोचक व्यक्ति चित्रमल जी हमारे साथ में थे, जो आईटीबीपी से रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट के बाद घर आकर और ये देखा कि भाई आज 30 से 35 बीघा ज़मीन होने के बाद भी खेती एक मुनाफे का सौदा नहीं था। इन्होंने नया नवाचार किया और नए ज्ञान को अर्जित किया और दिमाग में ठाना
कि मुझे खेती के साथ में पोल्ट्री फार्म को अपने यहाँ पर सेटअप करना है। इन्होंने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद आज यहाँ बड़े 4 टीन सेट हम देख पा रहे हैं, जिनमें अमूमन लगभग मान के चलें कि 11 से और 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है। लेकिन इन्होंने ये 4 फेज में किया। फर्स्ट फेज में इन्होंने स्टार्टिंग में देखा कि बिजनेस में क्या चैलेंजेस हैं, इन्होंने छोटे से आरंभ किया। और अभी इन्होंने अपनी वार्ता में ये कहा भी कि बाकी किसानों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप खेती के साथ इस तरह के व्यवसाय को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो पहले छोटे से आरंभ करें, जिससे कि आपको ये चले कि उसमें मुनाफा और साथ में लॉस होने के जो चांसेज हैं, कहाँ कहाँ पर इस व्यवसाय में चैलेंज हैं, उन सब को समझने के बाद अगर वो अपने व्यवसाय को इस तरीके से आगे बढ़ाता है तो निश्चित मान के चलें। आज इन्होंने बताया कि सालाना ये 9 से 10 बैच कंप्लीटली यहाँ से पूरा करके, और सुगना नाम की कंपनी से इनका टाई अप हुआ है। कंपनी वालों का बहुत अच्छा टाई अप इनके साथ में है, डॉक्टर का सपोर्ट, यहाँ तक कि प्रॉपर इनको ट्रेनिंग, देख रेख, और यहाँ तक कि समय समय पर इन्हें परामर्श देने के साथ में और पेमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट इन्होंने बताया कि जैसे ही हमारा बैच यहाँ से निकल के कम्प्लीटली जाता है तो जो वेट होने के बाद में जो वेट की जो स्लिप होती है, एक स्लिप इनके पास आती है, दूसरी इनकी संबंधित कंपनी के पास जाती है, और जो टाई अप जो MOU कंपनी ने इनके साथ किया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट इनके अकाउंट में आता है। कहीं भी कोई भी पेमेंट के प्रति ऐसा चैलेंजेस नहीं है, बहुत पारदर्शी काम है और पारदर्शी तरीके से 10 से 15 दिन में अधिकतम उनके खाते में पेमेंट आ जाता है। जहां हम देख रहे हैं कि एक किसान खेती के लिए अगर फसल में अगर बरसात समय पे होती है तो बहुत अच्छी पैदावार उसके पास हो पाती है, लेकिन अगर इस तरह के चैलेंज होते हैं, अभी आप बाजरे की फसल के लिए देख रहे हैं, लोगों ने 10-15 हज़ार का इन्वेस्ट करके बीज ज़मीन में डाल दिया, लेकिन अब बरसात नहीं हो पा रही, वो बीज बेकार गया क्योंकि वो जो दाना उन्होंने ज़मीन में डाला वो उगा ही नहीं। अब अगर बरसात नहीं हुई तो वो पैसा उसके लिए बेकार चला गया। लेकिन छीतरमल जी ने अपने ही गाँव में एक नया नवाचार किया, नई मिसाल कायम की, और इन्होंने पोल्ट्री फार्म सेटअप करके और 1 बीघा ज़मीन में सालाना 5 से 6 लाख रुपए का ये मुनाफा आज कमा रहे हैं। वित्तीय रूप से तो ये सशक्त बने ही हैं, साथ में आत्मनिर्भर बने हैं और लोगों के लिए एक आदर्श बने हैं। आसपास के लोग कल तक इनको कहते थे कि ये नया काम कर रहे हो, इसमें कोई नुकसान का बहुत रहता है, इसमें मुनाफा तो होगा ही नहीं, लेकिन आज इनका देख वो लोग भी इस व्यवसाय को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो निश्चित मान के चलें कि ये जो नया नवाचार जो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आज युवा जागृति संस्थान पूरे बानसूर में एक पहल लेके चल रहा है, और छीतरमल जी उसी योजक कड़ी में एक पक्ष में एक योजक कड़ी का एक हिस्सा है, और इनकी कहानी, इनकी जुबानी पूरे भारत में लोग कृषि से जुड़कर जो नया व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि हम एक परामर्श के रूप में या मोटिवेशन के रूप में रहेगी कि जो लोग व्यापार आरंभ करने से पहले सोचते हैं, झिझकते हैं कि ये हम नहीं कर पाते, लेकिन एक रिटायर्ड पर्सन, एक आर्मी में, एक भारत की सेना में सेवाएं देने के बाद आज अपनी भूमि के ऊपर इस तरह का सेटअप करके और ना सिर्फ वित्तीय रूप से सशक्त बन रहे हैं, साथ में समाज में भी एक आदर्श संदेश दे पा रहे हैं। तो धन्यवाद कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर श्रीमान अरविंद जी से और छीतरमल जी से भी। और अंतिम में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप जैसे किसान भाइयों को कि वो भी इस काम को स्टार्ट करना चाहें, कि कैसे वो अपनी आमदनी को, मुनाफे को आप बढ़ा सकते हैं। अभी आपने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मैंने इसको आरंभ किया और आज इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप किसानों को देना चाहें? किसानों से ही है, अच्छा है, मतलब थोड़ा पैसा जुटा करके और एक फार्म खोल लें और उसको पैसे को बर्बाद ना करें, उसी में डालते रहें, और जब दूसरा फार्म करने के लिए किससे ब्याज लेंगे तो ब्याज ले लें, फिर उसको लौटाते रहें और लौटाते अब उनका काम सही हो जाएगा। और दूसरा फार्म जब तैयार करेंगे तो ये पैसा अपना फार्म दे देगा और उसे अपना आप कर देगा, तो उसका पैसा भी वापस लौटेगा और उसका दूसरा फार्म बनेगा, आमदनी। बहुत बढ़िया। देखो कितनी अच्छी बात छीतरमल जी ने बताई कि आप बड़ा लेवल का इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें, क्योंकि रिस्क और जोखिम ज़्यादा होता है। ब्याज पे पैसा अगर बाजार से लिया तो हमें ब्याज की दिक्कत होती है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप छोटे स्तर से एक छोटा फार्म हाउस सेटअप करें, उससे आमदनी होने लगे, उस आमदनी को धीरे धीरे जुटाकर आप उसी व्यवसाय में बढ़ाएं। कोई एक बहुत पड़ जाएगा यार, खेती में कितना होता है इतना करते हैं और इसमें इतनी कोई भागदौड़ है नहीं, थोड़ा दाना गिरना पड़ता है और पानी पिलाना पड़ता है, पानी अपने आप टंकी से आता है और दाना उनको डालना पड़ता है, तो उसमें कुछ नहीं। जब की कंपनी दाना देती है और उसको तार से हम अनलोड करते हैं तब भी वो पैसे देती है 2-4 रुपये, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। और उनके साथ में वो हेल्पर तो आते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम किसी को पकड़ेंगे तो वो देते हैं, ऐसे कोई नहीं।
तो धन्यवाद छीतर जी को हमने युवा जागृति संस्थान और नाबार्ड के द्वारा सपोर्टेड जो किसान क्लब हैं उसमें भी हमने अभी मेंबर बनाया है आपको। हमारे कृष्ण जी जो डॉक्टर साहब हैं आपके पास पहले आके गए थे और उन्होंने आप जैसे जो प्रगतिशील किसान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का भी यही एक मोटिव है कि ऐसे प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उन्हें मार्केट लिंकेज के लिए हेल्प करें, कहीं आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आपको जानकारी दें। और हम सब लोगों का एक ही मकसद है कि आप जैसे फार्मर्स को एक फार्मर क्लब के रूप में या फिर उसे एफपीओ के रूप में सेटअप करके और आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक योजक कड़ी के रूप में हम जुड़कर आपके साथ कार्य करेंगे। तो धन्यवाद छीतर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी कीमती जानकारी और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम किसान लोगों के लिए और किसान भाइयों के लिए आपने बताई। और आपकी कहानी को सुनकर बहुत से ऐसे किसान जो कि अनपढ़ हैं, आपने कहा कि इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है और अनपढ़ व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है। और अगर छोटी सी वो देखरेख और परामर्श अगर इस चीज़ को जोड़ ले तो निश्चित रूप से वो अपने व्यवसाय को कामयाब बना सकता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक किसान अपनी परंपरागत खेती के साथ में वो अगर पशुपालन या फिर मुर्गी पालन को अपनाता है तो वो कैसे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। साथ में जिस प्रकार लगातार जोत के आकार खेती जो है वो मुनाफे की बजाय घाटे का सौदा बनता जा रहा है, क्योंकि किसान अपनी खेती में नवाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन छीतरमल जी ने किस प्रकार अपने फार्म हाउस के ऊपर धीरे धीरे एक शेड लगाया, उसके बाद 2 शेड लगाया और आज उनके पास 10,000 बर्ड की क्षमता के 2 बड़े शेड हैं और वो सालाना किस प्रकार अपनी आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। और वो आर्मी में रिटायर होने के बाद वापस घर आकर फिर उन्होंने अपनी खेती को अपनाया और अपने बच्चों के लिए भी उन्होंने इस प्रकार एक नया रोजगार का एक जरिया स्थापित किया। तो हम फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए इसी प्रकार के प्रगतिशील किसान के साथ में गांव के ऐसे अनछुए ऐसे स्थान जिन्हें हम देख नहीं पाए और जो लीक से हटके हैं उन्हें हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों तक लाने का काम हम अगले सप्ताह फिर करेंगे। तो चलिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।